हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बच्चों, टुडे विल सी अबाउट मैकेनिकल एनर्जी and its different types. So, in mechanical energy, we have seen that there are two types of energy. What are these? Kinetic energy and potential energy. There are two types of mechanical energy. And what is mechanical energy? The sum of kinetic energy and potential energy is known as mechanical energy. Very easy definition students. काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम को हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। अब हम इसके कुछ एप्लीकेशंस और कुछ किस तरीके से वर्क कर रही है उसको हम देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक हैमर है। हैमर जानते हैं ना आप सब? एक हैमर है और इसकी हेल्प से हम एक वुडन ब्लॉक के अंदर एक नेल को डालना चाहते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, इसके हैमर के थ्रू नेल को वुडन ब्लॉक में ड्राइव करना, इसमें पूरी मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई होती है। कैसे? देखिए स्टूडेंट्स, हैमर जब अपनी पोजीशन पे रखा हुआ है तो हैमर में अपना खुद का एक मास है और इस मास की वजह से इसकी खुद की क्या होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी है। और इस पोटेंशियल एनर्जी को जब हम इसको लिफ्ट अप करते हैं, ऊपर उठाते हैं, तो इसकी वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। हम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं ऊपर उठाने के लिए, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। और जैसे ही हम हैमर को वहाँ से छोड़ते हैं, नीचे की तरफ डालते हैं, तो ये सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो जाती है, ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। और इस एनर्जी की वजह से ये जो नेल होती है ये इस वुडन ब्लॉक में अंदर प्रिक हो जाती है, अंदर धंस जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो हैमर में अपनी पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी थी। व्हेन समवन लिफ्ट अप, so the potential energy increase, and when we pound the hammer downward, then the potential energy change into kinetic energy, and this mechanical energy help to drive the nail into the wooden block. Okay students, इसी तरीके से बो एंड एरो का एग्जांपल लेते हैं। बो एंड एरो में इलास्टिक एक स्ट्रिप होती है, उसकी हेल्प से जो बो होता है वो बाउंडेड रहता है और उसके ऊपर जब हम एरो डालते हैं तो एरो में अपनी खुद की मास की वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, बट जो इसको होल्ड करता है तो उसमें इस इलास्टिक को बैकवर्ड मूव किया जाता है। बैकवर्ड मूव करने की वजह से इस एरो की पोटेंशियल एनर्जी क्या कर दी गई है, इंक्रीज़ कर दी जाती है। और ये जो एरो होता है, जैसे ही यहाँ से कोई भी जिसने भी इसको होल्ड कर रखा है, जैसे ही यहाँ से इसको रिलीज़ किया जाता है तो इस पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। और पीछे की तरफ इसको जैसे ही मूव किया था हमने, तो उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी थी। और इसी का रीज़न है कि ये जो एरो होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है। अदरवाइज़ अगर हम सीधा इसको बिना स्ट्रेच किए हुए रिलीज़ करते हैं तो ये ज़्यादा दूर मूव नहीं करेगा, ये पास में ही गिर जाता है। तो अगर डिस्टेंस हमें बढ़ानी है इस एरो की, तो उसके लिए इसको बैकवर्ड स्ट्रेच करना पड़ता है ताकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। और जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होगी और ये इजीली आगे मूव करती है, मतलब इसकी जो डिस्टेंस होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक टॉय कार होती है, तो टॉय कार के अंदर स्प्रिंग लगी रहती है और इसमें की भी होती है, तो इस की को हमें रोटेट करना होता है। की के पीछे एक स्प्रिंग होती है और जब हम इसको रोटेट करते हैं तो इसकी जो कॉइल होती है वो बैकवर्ड मूव करती है। तो इसकी जो स्प्रिंग है उसमें अपनी एक पोटेंशियल एनर्जी है, बट इसको बैकवर्ड मूव करने की वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो जाती है। और जैसे ही हम इसको रिलीज़ करते हैं तो ये पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। हमने इसको बैकवर्ड कॉइल किया था और ये टॉय कार फिर अपने आप आगे की तरफ मूव करती है, फॉरवर्ड मूव करती है, क्योंकि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में चेंज हो रही है स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक टॉय पिस्टल है और टॉय पिस्टल में
टॉय पिस्टल के अंदर डार्ट लगी रहती है, तो ये जो डार्ट होती है ये इसके अंदर मूव करती है, मतलब इसके अंदर डाली जाती है, और इसको जब हम कंप्रेस करते हैं तो ये डार्ट बैकवर्ड मूव करती है। वही सब में वही रीज़न रहेगा कि जो ऑब्जेक्ट है उसमें खुद की मास की वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, और जब हम इसको बैकवर्ड मूव करते हैं कंप्रेस करने की वजह से तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है, और जैसे ही इसको यहाँ से रिलीज़ करते हैं तो ये पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है, और ये थोड़ी डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर लेती है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरीके से अलग अलग ऑब्जेक्ट में मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई होती है। फिर से हम रिपीट कर लेते हैं, मैकेनिकल एनर्जी क्या है, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज नॉन एज मैकेनिकल एनर्जी। Some example of it. For example, if we take a hammer and a nail and we want to drive the nail into wooden block, so first we see that hammer has its mass, so it has its own potential energy. When we lift the hammer upward, so the potential energy increase because we apply force on it, and when we release from height the hammer, then the potential energy change into kinetic energy. These sum of potential and kinetic energy help to drive the nail into the wooden block. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं बो एंड एरो का। जब हम बो और एरो लेते हैं, धनुष बाण होता है, आर्चरी जिसको हम कहते हैं, तो इसमें एक स्ट्रिप होती है, उसकी हेल्प से हम इस एरो को बैकवर्ड मूव करते हैं, स्ट्रेच करते हैं इसको पीछे की तरफ। तो उसमें एरो में पहले अपनी पोटेंशियल एनर्जी थी, इसके मास की वजह से इसको बैकवर्ड मूव किया, तो इसकी वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है, और जैसे ही इसको स्ट्रेच करने के बाद रिलीज़ करते हैं तो ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। ऐसे ही टॉय कार होती है, इसकी कॉइल को बैकवर्ड मूव करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होती है, रिलीज़ करते हैं तो ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। और जो पिस्टल होती है, एक टॉय पिस्टल है, तो उसके अंदर भी एक डार्ट लगी होती है। तो डार्ट को जब हम कंप्रेस करते हैं, इसमें जो पिस्टल में कंप्रेस करने के लिए होता है, तो उसको जब हम कंप्रेस करेंगे तो ये बैकवर्ड मूव करता है, जिससे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होती है, और जैसे ही हम इसको रिलीज़ करते हैं तो ये सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है, और इसकी वजह से इसका जो मूवमेंट होता है वो थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है। Okay, students.